आदाब, मैं हूं विशाल आजम। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उर्दू का खास प्रोग्राम कहकर ही मानेंगे। आज फिर से एक बार कह दिया है बंगाल और असम की आवाम ने, जिन्हें हम आमतौर से सियासी नजरों से देखें तो वहां के वोटरों ने। जी हां, बंगाल में आज दूसरे मरहले के तहत 30 सीटों पर वोटिंग हुई। इस तरह से 294 में से अभी 2 मरहले मुकम्मल हुए हैं और अब वहां 60 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। वहीं असम में आज 39 सीटों पर वोटिंग हुई। इस तरह असम में 126 में से कुल 86 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। तो इस तरह दोनों, अब असम में सिर्फ एक मरहले की वोटिंग बाकी रह गई है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि बंगाल में आज जो कुछ हुआ, बंगाल में बहुत ज्यादा तो नहीं कहते, लेकिन बंगाल में कई जगहों पर तशद्दुद हुए, कई जगहों पर झड़पें हुई। खासतौर से नंदीग्राम पर पूरा फोकस रहा था और नंदीग्राम में एक बूथ के बाहर टीएमसी और बीजेपी के कारकुन आपस में भिड़ गए। एक और जगह झड़प में एक टीएमसी का जो कारकुन है वह बुरी तरह से जख्मी हो गया। उसकी तस्वीरें स्क्रीन पर हैं। और कई जगह पर यह देखा गया कि भीड़ इकट्ठा हो गई। कई जगहों पर देखा गया कि पुलिस वालों के साथ जो सिक्योरिटी के लिए, जो मरकज की एजेंसी की तरफ से जो सिक्योरिटी एहलकार भेजे गए थे, उनके साथ भीड़ की जो है वो बहसा बहसी हुई। कई जगहों पर झड़पें भी हुई। और इसी बीच ये भी देखा गया कि ममता बनर्जी खुद एक बूथ पर पहुंची और वहां से उन्होंने सीधे फोन लगाया गवर्नर को और शिकायतें कर डाली और गवर्नर से पूछा कि क्या ऐसा ही होता रहेगा। और बहुत तरह की बातें उन्होंने की हैं। ममता बनर्जी एक तरफ नंदीग्राम में 1 बजे के बाद एक बूथ पर पहुंची और जब उन्हें इस तरह की शिकायतें मिलनी शुरू हुई कि कुछ जगहों पर रिगिंग हो रही है और बूथ कैप्चरिंग की कोशिश हो रही है, उसके बाद खुद ममता बनर्जी एक बूथ पर पहुंची और गवर्नर का फोन लगाया। इसी दरमियान वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी एक इंतखाबी रैली को, जो आज के असेंबली हलकों से अलग, वहां खिताब कर रहे थे। ममता बनर्जी ने इस पर भी सवाल उठाया कि वोटिंग के दिन पीएम रैली क्यों करते हैं, क्या यह ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं है। वो ईसी से इसका जवाब चाहेंगी, ये ममता बनर्जी की तरफ से कहना है। जबकि नरेंद्र मोदी ने इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा है कि ममता बनर्जी जो है वो अब उनका वक्त जा रहा है और बीजेपी को बंगाल में जबरदस्त कामयाबी मिलने वाली है। जो फीसद है वोटिंग का वो भी बताना जरूरी समझता हूं। आज बंगाल में जो अब तक आदाद-ओ-शुमार आए हैं उसके मुताबिक 80.4% पोलिंग दर्ज की गई है और असम में 74.06। तो इस तरह 80 बनाम 74, यानी 80 जो है वो बंगाल में और असम में 74। बंगाल में अमूमन ऐसे ही फीसद रहती है पोलिंग की। नंदीग्राम पर ज्यादा फोकस था। आज नंदीग्राम का जो आदाद-ओ-शुमार है उसके मुताबिक नंदीग्राम में 80.74% वोटिंग दर्ज की गई है। अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि क्या यहां से एक नई बहस शुरू होती है कि क्या इंतखाबात के दौरान किसी भी तरह से इस वो जो ज़ाब्ते अखलाक है कि जब आप पोलिंग के दिन से पहले 48 घंटे के पहले तक से आप कोई वोट, आप प्रचार नहीं कर सकते, सीधा तशहीर नहीं कर सकते, और जिसे हम आम ज़ुबान में कहते हैं कि भोपू बंद हो जाता है। लेकिन इसको लेकर सवाल उठते रहे। आज ममता बनर्जी ने यह सवाल फिर से एक बार उठाया है कि क्यों इस तरह से सीधा प्रसारण किसी भाषण का हो रहा था। इस पर कई तरह की राय हो सकती है। बहरहाल आज के हम पोलिंग पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के तर्जुमान असित नाथ तिवारी और हमारे साथ हैं प्रभात चंद्र तिवारी, टीएमसी के लीडर हैं। हमारे साथ नवीन कुमार हैं, तर्जुमान बीजेपी, और निरुत्पल बोरा हमारे साथ मौजूद होंगे असम से, हमारे रिपोर्टर, जो हमें असम के हालात के बारे में बताएंगे। निरुत्पल, मैं आपके पास आता हूं, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो। पहले हमें यह बता दें जरा कि आज असम में वोटिंग कैसी रही है और ये जो जिस तरह से बंगाल में देखा गया कई जगहों पर झड़पें हुई हैं, असम में कुल मिलाकर आज की वोटिंग कैसी रही? हाँ विशाल, आज असम में बहुत शांतिपूर्ण वोटिंग रही है और असम में पूरी कोविड विधि को मानते हुए, कोविड जो प्रोटोकॉल को मानते हुए असम के लोग आज मतदान के लिए आए हैं और 74% लोग ने आज मतदान किए हैं। और हम जो जहाँ पे है नौगांव, जो विधानसभा की, जो नौगांव विधानसभा में देखा जाएगा कि नौगांव में 83% लोगों ने वोट डाला अपना, और भारी मात्रा में लोग आए हैं आज मतदान के लिए। और जो सोशल डिस्टेंसिंग और जो मास्क और जो कोविड प्रोटोकॉल मानते हुए आज असम के लोगों ने मतदान किया। और असम में इस बार जो चुनाव की जो बात करेंगे तो असम में इस बार ये चुनाव एक तरीके से बोला सकते हैं कि एक इशू लेस इलेक्शन इस बार हुआ, क्योंकि पहले CAA का जो इशू था और ये
जो भी इशू था, ये इशू इस इलेक्शन में देखा गया कि इस इलेक्शन में इस इशू का बात नहीं चला, लेकिन उसके खिलाफ सिवा देखा गया कि असम में इस बार पोलराइजेशन का जो पॉलिटिक्स वो हुआ है, जो AIUDF और कांग्रेस एक साथ अलायंस करने के लिए, तो बीजेपी ने सीधे मुद्दा दिया है कि AIUDF को सीधा निशाना डाला है और ये कम्युनल पार्टी बोला है कांग्रेस को, और बीजेपी ने भी जो सिविलाइजेशन को जो बसाने के लिए ये एक बड़ा जो जंग बोला है, तो इस तरह से देखा जा रहा है कि असम में इस बार लेकिन CAA या दूसरा इशू से अलग ये पोलराइजेशन का इशू ज़्यादा काम कर रहा है और डेवलपमेंट का बात ज़्यादा दिखा जा रहा है। कांग्रेस भी 5 गारंटी की बात कर रहा है, बीजेपी भी बहुत सारे वादे किए हैं, तो इस वादे के ऊपर ही इस बार इलेक्शन हुआ। और आज ये जो फिगर हमारे पास पोलिंग परसेंटेज का आया है ये 74.06 है, क्या ये अभी इतना ही है या कुछ और अपडेट हो गया इसमें? हाँ, शायद और अपडेट होगा क्योंकि 6:30 तक वोटिंग हुआ है, लेकिन असम में बाकी सारे जिलों में देखा गया है कि वोटिंग मतदान की जो परसेंटेज है बहुत ज़्यादा है, लेकिन कार्बी आंगलंग, वेस्ट कार्बी आंगलंग जिले में मतदान थोड़ा कम हुआ है, इसी वजह से असम का मतदान की जो परसेंटेज है 74% हो गई। लेकिन ऐसे देखा जाए तो असम में बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है सभी जिलों में, लेकिन असम में 80% की ज़्यादा मतदान हुआ है आज। ठीक है, मैं आपके पास एक बार फिर से आऊंगा नीलोत्पल, कुछ ही देर में आऊंगा आपके पास, आप फिलहाल हमारे साथ बने रहे। अब मैं आता हूं सीधे बंगाल के बारे में बात करते हैं। हमारे साथ बीजेपी से नवीन कुमार जी हैं, प्रभात चंद्र तिवारी TMC से हैं और असित नाथ तिवारी कांग्रेस से हैं। प्रभात चंद्र तिवारी जी, बहुत तरह की शिकायतें आज ममता बनर्जी ने की हैं, क्या ऐसा अक्सर होता रहा है? आज ये पहली बार था कि वो किसी बूथ के पास पहुंची, वहां से उन्होंने गवर्नर को सीधे फोन लगाया? देखिए, ऐसा है कि नंदीग्राम में सुबह से जो भाजपा के लोग कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे कि बूथ को जाम कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर आम जनता जाएगी, वोटर अगर जाएगा तो वो ममता दीदी को वोट करेगा। और ममता दीदी सुबह वो कहीं निकली नहीं थी, लेकिन इनका काम था सुबह से हर बूथों में, खास के बूथ नंबर 7 में जो है पूरा जाम कर दिया गया और गांव के लोगों को वोट नहीं देने दिया गया। तब ममता दीदी जब देखी कि ऐसा जो हंगामा हो रहा है और ऐसा काम हो रहा है, तो ममता दीदी जो है दोपहर में निकली और निकल के उन्होंने देखा कि सही बात है, गांव के लोग को अटकाया जा रहा है, वोट देने से रोका जा रहा है। तब उन्होंने जो प्रोसेस था उस प्रोसेस पे अपना कंप्लेन दर्ज किया और उस कंप्लेन के ऊपर में उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा नहीं हो सकता है, वोटर आए अपना वोट दे, वो वोट जिसको देगा वो उसकी मर्जी होती है, वोटर होता है। तो ये बात थी, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा वाले डर गए थे कि नंदीग्राम जो है ममता जी को जिता रहा है, ममता जी को वोट करेगा, इसलिए वोटर को ही रोक दो। तो ये जो गलत नीतियां हैं भाजपा की, ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है, जनता जनार्दन होता है और आप कहते हैं आप अपना वोट खुद दो, सुबह सुबह वोट दो। ये हम लोग स्लोगन लगाते हैं पश्चिम बंगाल में, सकाल सकाल वोट दिन, निजे वोट निजे दिन, कि अपना वोट आप खुद दीजिए, सुबह सुबह वोट दीजिए। तो कहने का मतलब है फिर आपने वोट क्यों नहीं करने दिया? अगर आपको इतना ही था कि आप जो है आगे बढ़ रहे हो, नंदीग्राम आपका क्षेत्र है, आप जीत गए हो, तो फिर भैया वोट करने देते, लेकिन आपने वोट नहीं करने दिया। ठीक है, अब मैं इसका थोड़ा रिएक्शन लेता हूं। नवीन कुमार जी हमारे साथ है, बीजेपी के तर्जुमान। नवीन जी, क्या कहेंगे आज नंदीग्राम और एज ए होल 30 सीट बंगाल की? बंगाल में ये ममता दीदी को मालूम हो गया कि TMC का सफाया हो चुका है। बौखलाहट उनके चेहरे पर है, सबके सामने है। भाजपा के प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी पर हमला, उनके भाई पर हमला, और तो मीडिया पर किस प्रकार से मीडिया की गाड़ी को तोड़ा गया, उनके बैठे मीडिया के पत्रकारों को किस प्रकार से ब्रूटल उनके ऊपर हमला किया गया, ये मैं नहीं दिखा रहा, आपके चैनल दिखा रहे, सभी दिखा रहे हैं और सुबह से दिखा रहे हैं। जिन लोगों के पास अपना आई कार्ड है, वोटर आई कार्ड है, उनको ममता दीदी के लोग वोट नहीं डालने दें। ये बौखलाहट है, हम नहीं कह रहे। मेरा कहना यह है कि जब ममता दीदी ने पिछले 10 वर्षों में जो बीज बोए थे अब वो कट रहे हैं, और ये सबको पता है कि ममता दीदी इस बार पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से चुनाव हार रही है और हार चुकी है, और ये बात वो भी जानती है। तो इसलिए अभी से वो उसकी हार की भूमिका बनानी शुरू की है। भाजपा पे आरोप लगाया, कहा गया कि लोग बाहर के, नंदीग्राम के लोगों को बाहर का बता दिया गया। जिन लोगों को बाहर का बताया गया उनके पास वहां के अपने आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड है, तो उनको कैसे बाहर का कहा गया? तीसरी बात, जिस प्रकार से उनके लोग हिंसा पर काबू हो गए भाजपा के कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर, मीडिया पर, ये एक बहुत शर्मनाक घटना है। अगर उनको कहीं फोन करना चाहिए तो अपने नेताओं को करना चाहिए था कि आप मीडिया वालों पर हमला मत करो,
आज भाजपा के प्रत्याशी कार्यकर्ताओं पर हमला मत करो, वो भी आप ही के भाई बहन है, वो भी पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, उन पर हमला क्यों कर रहे हो? अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने नहीं कहा, बल्कि दलित होकर के इस प्रकार की आग लगाने का काम किया। पश्चिम बंगाल इस बार पूरी तरह से टीएमसी और कांग्रेस का जो पुराना कुशासन था उससे मुक्ति पाने की तरफ है, और हम दावे से कह रहे हैं और ये कार्यकर्ताओं की बातचीत के आधार पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 200 से अधिक सीटें लेकर के पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। अच्छा, अभी जहां पर वोटिंग नहीं हुई वहां के बारे में भी आपने अंदाजा कर लिया है। चलिए, अच्छी बात है। कार्यकर्ताओं पर हमें पूरा विश्वास है। आज भाई आपके मालूम नहीं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कैसे बात करती है। जी जी, हमारे यहाँ तो एक पन्ना प्रमुख होता है और वो पन्ना प्रमुख जाकर के वोटर जो मतदाता उससे संपर्क करता है। असित तिवारी हमारे साथ है, कांग्रेस के तर्जुमान है। असित, मैं पहले सबका अपना अपना वर्जन ले रहा हूं, फिर बाद में आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे। आप किसी के सवाल का जवाब दे सकते हैं या किसी के टिप्पणी पर, किसी के रिमार्क्स पर अपनी टिप्पणी दे सकते हैं। असित, मेरा सवाल यह है कि ऐसा क्यों है कि शोर या फिर ये कि बात या चर्चा जब भी बंगाल की हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ टीएमसी बना बीजेपी हो रहा है? ऐसा क्यों है? क्या आप इस बात को महसूस कर रहे हैं? क्या इसमें कहीं ना कहीं आपकी एक स्ट्रैटेजी है, आपके इत्तेहाद की, आपके अलायंस की, या कुछ और मामला? देखिए, पिछले 1-1.5 साल से भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने आपसी साठ गांठ करके एक माहौल बनाया, और 1-1.5 साल में इन लोगों ने इसी माहौल पर काम किया कि लोगों को लगे कि लड़ाई इन्हीं दोनों के बीच में है। इसके लिए इन दोनों ने अपने ही कार्यकर्ताओं का सिर तुड़वाया, अपने ही कार्यकर्ताओं की हत्याएं करवाई, अपने ही गाड़ियों पर पत्थर फेंकवाए, अपने ही लोगों के घर फुकवाए। ये सिर्फ ये मैसेज देने की कोशिश करते रहे वेस्ट बंगाल और पूरे देश को कि लड़ाई तो भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच है, ये दोनों की मिली भगत से हुआ ये। और इसमें पश्चिम बंगाल बुरी तरह से प्रभावित हुआ, कई निर्दोष लोग मारे गए, चाहे इसके कार्यकर्ता हो, उनके कार्यकर्ता हो। इन लोगों ने अपने ही कार्यकर्ताओं की हत्याएं तक करवाई। ये उस तरह के लोग हैं, और बंगाल के लोग ये समझ रहे हैं इन दोनों में किसी को वोट नहीं मिल रहा है। आज दोनों की बौखलाहट भी आप विशाल जी देख रहे होंगे, बौखलाए हुए लोग हैं, क्योंकि इनके इस घटिया षड्यंत्र को लोग अब समझने लगे हैं और इन्हें लोग अब खारिज कर रहे हैं। रही बात ये 200 से ऊपर के दावे की, तो मैं तो नवीन सर से कहूंगा कि कल अपने घर पे ही शपथ ग्रहण समारोह करके खुश हो ले। क्या जाता है इसमें? आदमी को खुश रहना चाहिए, और कोई अगर सामने वाला खुश हो तो उसमें हमें भी तकलीफ नहीं होगी। तो कल कर लें शपथ ग्रहण समारोह अपने घर में ही, मिठाई उठाई बंटवा लें। चलिए, तो ये है पहला रिएक्शन आप तीनों का। अब मैं आता हूं प्रभात चंद्र तिवारी जी। एक सवाल ये है जो नवीन जी ने कहा कि आज सुबह से ही खास तौर से बीजेपी के कारकुनों पर हमले किए गए, बीजेपी के लीडरों को निशाना बनाया गया, और ये सब कुछ टीएमसी के लोगों ने किया। इसका क्या जवाब? देखिए, ऐसा है कि मैं आपको बता रहा हूं, आपके टीवी के पर्दे पे ही दिखाया गया कि पोलिंग एजेंट, जो तृणमूल कांग्रेस का पोलिंग एजेंट था, उसको डराया गया, धमकाया गया, और उसके बाद उसको कहा गया कि आप पोलिंग एजेंट नहीं बनोगे। उसकी माँ, उसकी बीवी रो रो कर जो है कंप्लेन की है कि मेरे बच्चे को, मेरे हस्बैंड को जो है धमकाया गया भाजपा वाले ने कि अगर तुम जो है यहाँ करोगे तो ऐसा बहुत बुरा होगा। उसके बाद में जब उससे पुलिस ने कहा कि तुम चलो कंप्लेन करो, तो उसकी मां ने डर के कहा कि देखिए अभी कंप्लेन तो हम कर देंगे, लेकिन बाद में फिर भाजपा वाले आएंगे और फिर डराएंगे, धमकाएंगे, पीटेंगे। तो ये हाल तो है, कि हम लोग कर रहे हैं। भैया, ऐसा है कि जो दिखता है वही सब कुछ नहीं होता है। आप पर्दे के पीछे से बहुत कुछ करने के चक्कर में थे, क्योंकि नंदीग्राम में आपको पता था कि पश्चिम बंगाल नहीं, नंदीग्राम हो या पश्चिम बंगाल हो, जनता आपसे उब चुकी है 7 साल में केंद्र की सरकार को देख के। तो यहाँ पर वो दाल नहीं गलने वाली है। तो इन्होंने क्या किया कि मार पीट, दंगा फसाद कर कर लोगों को धमकाना, डराना, पैसा देना। तो ऐसे वोट नहीं होता है। वोट जो होता है आपका एक बहुत बड़ा पर्व होता है, और ये पर्व में सभी लोग भाग लेना चाहे। अच्छा, ममता बनर्जी खुद कह रही हैं कि बाहर के लोग आकर दंगा फसाद कर रहे हैं। उन्होंने गवर्नर से शिकायत की फोन पर। एकदम, जी हाँ, मैं बता रहा हूँ ना कि आज पोलिंग एजेंट को क्यों नहीं बैठने दिया गया, बताइए ना। पोलिंग एजेंट जो था वो तृणमूल का था, और उसकी माँ खुद कह रही है, उसकी बीवी खुद कह रही है कि मेरे बेटे को, मेरे पति को धमकाया गया, डराया गया, और मैं कंप्लेन इसलिए नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे बोला गया अगर तुम आगे बढ़ोगे तो कुल मिलाकर ये नवीन जी, आपकी बात को टीएमसी के लीडर खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी ने ही उल्टे टीएमसी के
कारकुनों को मारा पीटा है। आपका रिएक्शन? आजम भाई, आपको क्या लगता है कि टीएमसी इसके अलावा कुछ और बोल सकती है क्या? सयानी बिल्ली खंबा नोचे भाई। सबको मालूम है कि टीएमसी का जनाधार खत्म हो गया। मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता। ये लगातार दुनिया देख रही है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को मारा गया, भाजपा के कार्यकर्ताओं को, उम्मीदवार को, शुभेंदु अधिकारी पर हमला कर दिया गया, मीडिया के ऊपर हमला कर दिया गया, एक नहीं कई गाड़ियां तोड़ दी, लोगों को पीट दिया पूरी तरह से। कितने ब्रूटल विजुअल्स देखिए, आप देख नहीं सकते हैं जिस प्रकार से हमला कर रहे हैं। और उसके बाद भी कहते हैं जो दिखता है वो सच नहीं होता। पता नहीं भगवान जाने इनके पास कौन सा सच है। दूसरी बात, कांग्रेस के भी एक मित्र बोल रहे थे कि भाजपा और टीएमसी मिलकर के आपस में एक दूसरे के लोगों को मरवा रहे हैं। शर्म करिए साहब, आपके नेताओं ने वॉक ओवर कर दिया है। राहुल गांधी जी, प्रियंका जी ने पश्चिम बंगाल की तरफ देखा तक नहीं, क्योंकि वहां की जनता ने उन्हें नकार दिया है। कहीं कुछ नहीं। मुझे उन्होंने टीएमसी के साथ समझौता करके अपना वोट बैंक उधर शिफ्ट करने का प्रयास किया है। कहां कांग्रेस नजर आ रही है मुझे बताइए? कहीं एक बड़े नेता ने सभा करी है क्या? कहीं एक रैली की है क्या? भगवान के भरोसे छोड़ा है और दूसरी तरफ दूसरों को भाषण दे रहे हैं। आप अब बताइए ना, आपका नेता क्यों नहीं आया? क्यों भाग गए राहुल गांधी? क्यों नहीं आए पश्चिम बंगाल के अंदर? क्यों नहीं आए प्रियंका जी? क्यों नहीं आए पश्चिम बंगाल के अंदर? कोई बताएगा क्या? कौन सा स्टार प्रचारक कांग्रेस का वहां पर घूम रहा है? आपने, कांग्रेस ने वॉक ओवर किया है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई नहीं है और यही स्थिति आसाम में भी है। वहां का अभी तक इनकी टेक ऑफ ही नहीं कर पाया, चुनाव खत्म होने की स्थिति में है 6 तारीख। यही स्थिति मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के नकारापन की राजनीति के चलते, नेगेटिव पॉलिटिक्स के चलते वो हाशिए पर। ठीक है, असित तिवारी, योर रिएक्शन? असित तिवारी, और दूसरी बात ये भी है असित के क्या वाकई इसमें तो दो राय नहीं है कि ना तो राहुल ना प्रियंका, इन दोनों बड़े चेहरों में से कोई बंगाल अभी तक नहीं पहुंचे हैं। हालांकि इसकी कई वजह बताई जा रही हैं। खुद बीजेपी से जुड़े रहे, अब संघ में जा चुके या संघ के लिए फिर से वो एक्टिव रहते ही। राम माधव जी ने बहुत बड़ा एक लेख भी लिखा है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये क्या मतलब है, क्यों प्रियंका और राहुल नजर नहीं आ रहे हैं, बंगाल में नजर नहीं आए? जो नवीन जी कह रहे हैं उसका जवाब चाहिए। देखिए, सिर्फ बंगाल में चुनाव नहीं है, देश के बाकी हिस्सों में भी चुनाव है। आप लगातार देख रहे होंगे, असम में, तमिलनाडु में भी चुनाव है और बिल्कुल महत्वपूर्ण है। सारे देश का एक एक कोना महत्वपूर्ण होता है हर राजनीतिक दल के लिए। और पार्टी के कई बड़े नेता लगातार पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगह पर सभाएं कर रहे हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि राहुल गांधी जी वहां हो या प्रियंका गांधी जी वहां हो। पार्टी के और भी नेता हैं, दूसरे नेता भी हैं और वो वहां काम कर रहे हैं। इन्होंने जिन दो नेताओं के नाम लिए, वो कोई हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नहीं है कि उनके नहीं जाने पर आप सवाल उठा सकते हैं। तो बाकी लोग हैं, वो काम कर रहे हैं। नवीन कुमार जी की चिंता से मुझे सुनिए, नवीन कुमार जी की चिंता से मुझे अच्छा लगा कि वो कांग्रेस को लेकर चिंतित हैं। देश की बड़ी आबादी कांग्रेस के लिए सोचती है, कांग्रेस के लिए चिंता करती है, क्योंकि हम सबके पूर्वज कांग्रेसी ही रहे हैं और आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया है। देर सवेर नवीन कुमार जी को भी लगेगा कि गलत जगह पर हूं और वो कांग्रेस में आएंगी। उनकी चिंता अच्छी है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि पार्टी के तमाम नेता सिर्फ एक राज्य में व्यस्त हों। पार्टी के सारे नेता सिर्फ एक ही राज्य में नहीं जा सकते ना। 5 राज्यों में चुनाव है, 5 महत्वपूर्ण है और अलग अलग वर्गों में टीम बनाकर स्टार प्रचारकों की सूची मीडिया को दी गई थी। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची आपने देखी होगी। तो अलग अलग टीम बनाकर 5 राज्यों में लोग भेजे गए हैं और लोग अपना काम कर रहे हैं। अब इनकी पार्टी के नेता, मोदी जी तो सिर्फ चुनावी मोड में रहते ही हैं। प्रधान चुनाव मंत्री उनका पद होना चाहिए, प्रधान चुनाव मंत्री है वो तो लगातार चुनाव में रहता है। उस आदमी को देश से मतलब ही नहीं है, बेड़ा गर्क कर दिया उस आदमी ने इस देश का। वो सिर्फ पंचायत का चुनाव लड़ने वो आदमी ये लोग पहुंच जाते हैं क्योंकि इन्हें देश की चिंता है। लगता है आपका बजर बज रहा है। तो प्रधान चुनाव मंत्री जी हमारे यहाँ नहीं है, हमें बाकी चिंता भी करनी है। ठीक है, इस पर जवाब लूंगा। ये एक ऑफर दे दिया आपको नवीन जी, आसिफ जी ने ऑफर दे दिया है कि देर सवेर आप कांग्रेस पे आ जाएंगे। बहरहाल चलिए, ये मैं आजम भाई इस पे दे ही देता हूं 10 सेकंड के अंदर जवाब। मेरे ऑफर की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस वो जो आजादी के समय लड़ी थी, वो महात्मा गांधी जी के समय में भी उन्होंने कह के खत्म कर दी। तो कांग्रेस बची नहीं है। कांग्रेस उसके बाद इतने हिस्सों में बढ़ती चली गई। पहले कांग्रेस इंदिरा हो गई, कांग्रेस तिवारी हो गई, कांग्रेस पवार हो गई। इतनी कांग्रेस के हिस्से कट्टे हैं कि अब उसके पास, अगर आप देखा जाए तो एक फ्लंगल भी नहीं बचा है। कांग्रेस कट कट करके खत्म हो चुकी है। उसका कांग्रेस में तो माइनस में है। तो इसलिए जो कांग्रेस है वो नकली लोगों की कांग्रेस के साथ, और दुनिया जान चुकी है।
और स्टार प्रचारक की सूची में राहुल और प्रियंका भी थे, वो नहीं आ पाए। और उसके बाद भी कह रहे हैं पश्चिम बंगाल महत्वपूर्ण नहीं है इनके लिए। चलिए ठीक है, पता नहीं क्या वजह रही होगी। वैसे मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के पैसे तक नहीं है, पता नहीं इसके पीछे कहानी क्या है। प्रभात चंद्र तिवारी ने अच्छा थाने को ठेका दे रखा है, जी। महाराष्ट्र में कमा रहे 100 करोड़ रुपए महीना और कह रहे पैसा नहीं है। ठीक है। प्रभात चंद्र तिवारी, मेरा एक सवाल है, नंदीग्राम में क्या ममता बनर्जी को वाकई झटका लग सकता है? देखिए ऐसा है, नंदीग्राम जो संग्राम था 2007 में जब शुरू हुआ था, उस समय वामपंथी की सरकार थी और ममता जी ने उस संग्राम में संघर्ष कर नंदीग्राम को एक पहचान बनाई थी। तो नंदीग्राम तो ममता जी के साथ बहुत दिनों से है। आज तो जस्ट एक वोटिंग हो रहा है, 2007-8 से ही ममता दीदी वहां जो है संग्राम करते हुए आई हैं और नंदीग्राम हमारे साथ है। आप देखिएगा 2 मई को जब रिजल्ट निकलेगा, बक्सा खुलेगा, फिर भी लेकिन ममता बनर्जी को तकरीबन हफ्ते भर वहां टिकना पड़ गया। प्रभात जी देखिए हफ्ते भर नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ, कल ममता दीदी दूसरे जिले में प्रचार करने गई थी। ये जो है बहकावे वाली बात है ना, मैं बता रहा हूँ ना कि कुछ लोग बहकावे वाली बात करते हैं। वही प्रार्थी हैं तो अगर अपने क्षेत्र में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे। तो कल दूसरे जिले में प्रचार करने गई थी और आज वोट है तो इसलिए उनका वहां रहना बहुत जरूरी था। अच्छा प्रभात जी, प्रभात जी एक सवाल, क्या ये बेहतर होता, आपको ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से भी लड़ती और भवानीपुर से भी लड़ जाती तो शायद इतना फोकस नहीं होता? बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमने ममता बनर्जी को घेर लिया है। उनके ऊपर, उनके अंदर मादा है। देखिए वो जो है अपने ऊपर में विश्वास रखती है, इसीलिए उन्होंने एक सीट पर लड़ाई की और ये बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने सोमनाथ दा को हराया था 1984 में। उस समय सोमनाथ दा बहुत बड़े वामपंथी नेता हुआ करते थे और उनको उस समय वो छात्र नेता थी और उन्होंने उनको सोमनाथ दा को हराया था। तो सन 84 से आज काफी बदलाव हो चुका है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं आज 2021 है और जो है शुभेंदु उनके सामने बहुत ही जूनियर है। एक बहुत अहम इशू है। नवीन जी मैं आपके पास भी आ रहा हूं। नवीन जी, पोलिंग के दिन से 48 घंटे पहले जो भोपू बंद हो जाता है और किसी तरह से आप अपने इलाके के वोटर से बात नहीं कर सकते, मतलब बड़े मंच के जरिए से, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एज में आज ममता बनर्जी ने एक सवाल उठाया है कि पीएम जो है वो वोटिंग के दिन रैली क्यों करते हैं। इस पर मेरे पास समय कम है, मैं चाहूंगा कि 30 सेकंड में आप लोग अपना मतलब रिएक्शन इस पर कम से कम दे दें कि सही है, सवाल सही या गलत है। नवीन जी आपसे शुरू करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं आजम भाई कि ममता जी पहली बार चुनाव लड़ रही है क्या? वो अभी तक इससे पहले वाले वोटिंग थी पहले, उस दिन जाकर के दूसरी जगह पर जहां चुनाव प्रचार चल रहा था वहां जाकर के प्रचार नहीं कर रही थी क्या? ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं कर रहे हैं कि जब हार का नजर आ जाता है और सामने लगता है कि भाई उनके कर्म जो उन्होंने किए थे गलत, 10 साल तक जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल को लूटा, उसके कारण पश्चिम बंगाल की जनता ने उनको नकार दिया, तो बहाने ढूंढे जाते हैं। ये हार के बहाने, प्रभात जी ये हार के बहाने के तौर पर ममता ने कहा ऐसा? छोटा सा रिएक्शन। भाजपा वाले जो है प्रोपेगेंडा बना रहे हैं, उनको पता है पश्चिम बंगाल में वो हार रहे हैं। ममता दी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रही है, 2 मई को रिजल्ट आपको बताएगा, आप देख लीजिएगा। अब की बार फिर से ममता सरकार बनेगी और हम लोग सरकार ठीक है। असित तिवारी, क्या इस पे कोई ये सवाल क्या टिकता है कहीं कि वोटिंग के दिन ये रैली क्यों होती है? सीधा प्रसारण होता है टीवी पे। जी देखिए मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बस साफ कह दूंगा, आपराधिक प्रवृत्ति के कुंठित लोग आदतन नियम और कानून तोड़ने के आदी होते हैं। वो आनंदित होते हैं नियम कानून तोड़कर आनंदित होते हैं, बस सीधा कारण यही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन, दूसरे मरहले के तहत पोलिंग मुकम्मल हो चुकी है। इसमें दावेदारी तो दोनों तरफ से है, तीनों तरफ से है, हर तरफ से है। आवाम की भी अपनी दावेदारी है, लेकिन हमें इंतजार करना होगा। लेकिन कई सवाल हैं जो इस दौरान आज उठे हैं, जाहिर उनका जवाब भी मिलना जरूरी है, चाहे वो इसी से मिले या कहीं और से। बहुत शुक्रिया, आदाब।